नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है, पूरे डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, आप इसे पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल हिमालय में स्थित है दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में और दो दर्रे काफी प्रमुख है, बोमडिल्ला दर्रा और यांगयाप दर्रा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है और जयलेपला और बड़ा लाचा जो है, जयलेपला सिक्किम में और बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पर है और यह संबलपुर जिले में अवस्थित है और इसकी जो लंबाई है वह 4800 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 में ही पेश किया गया था। पहली बार वो कई लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था और 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिकाओं से संबंधित है और अन्य जो 3 कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों को चुनाव संपादित करेगा, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये सभी सही है। पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। संतोष यादव कब कब चढ़े थे, तो 1992 में और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबई थी और भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी जो 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मूल धार क्या है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा है। महात्मा गांधी धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा और इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। यह जनता के लिए अफीम है और इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्क्स। धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था कि यह जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में था। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। गांधी जी धर्म को राजनीति में अनिवार्य मानते थे जबकि कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया था जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है और इसका आंसर हो जाएगा ए, योग सूत्र। योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि योग दर्शन के जनक है। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है। पतंजलि सूक वंश के शासक पुष्यमित्र सूक के दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, रजत क्रांति संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंडा उत्पादन में। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति का संबंध है। अनाज हरित क्रांति, तिलहन पीली क्रांति और आलू गोल क्रांति में आती है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, असम में स्थित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट का वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिर्जापुर जिले से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय जीएमटी जो है वो 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था और हजारा मंदिर विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में स्थित है। 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है और कई कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्र है भारत में, जैसे तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में, राजस्थान राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा में है, मद्रास में है, कलपक्कम है, नरौरा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, काकरापर है, सूरत गुजरात में, कैगा है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। भारत में जूट सबसे अधिक उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। सुंदरबन को डेल्टा जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन का एकाधिकार रखता है। भारत में प्रथम जूट का कारखाना रिसरा में 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था और जूट को, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कॉफ़ी का। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती होती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जहां टोडा नामक जनजाति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ शास्त्रीय भाषा है, एक तरफ मान्यता प्राप्ति वर्ष है। संस्कृत ये 2004 में ये सुमेलित नहीं है। संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधी सुमेलित नहीं है। संस्कृत भाषा के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में दिया गया है। वैदिक काल में रचित ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में रचित प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, यूएनए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? यूएनए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मनीला में है। एशियाई बैंक विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन में सहयोग करता है और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल से कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? भारत की खोज के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल से कारावास के दौरान लिखे थे। भारत की खोज कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिता का पुत्री का नाम, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नामक प्रसिद्ध पत्र भी लिखी गई है। नेक्स्ट है, राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12। राशियों की कुल संख्या 12 है और नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। नेक्स्ट है, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में स्थापना के समय शामिल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, भीष्म साहनी। तमस का भीष्म साहनी, गोदान के प्रेमचंद, कागज ते कैनवास के अमृता प्रीतम, गीत गोविंद के जयदेव, ये सब
लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हो गए। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, क्लेमेंट एटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। इससे पूर्व विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। अगला है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1932 में की गई। 1932 में पूना समझौता के तहत गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचनों की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। पूना पैक्ट पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ। यह माना जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दबाव में आकर पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, सिंह का संरक्षण होता है। सिंह का संरक्षण होता है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा डी, गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और मानस नेशनल पार्क असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, त्रावणकोर। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला से है। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों तथा धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है। हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग उनके चित्रों में दिखती है। इनके पेंटर राजा रवि वर्मा के। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन? तो नर्मदा, महानदी एवं सोन, और ये तीनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू ने झंडा फहराया। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य खालिस्तान से भारत आया था। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बेनिस। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य बेनिस से भारत आया था। मार्को पोलो इटली के यात्री और व्यापारी थे। मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो रेशम मार्ग से चीन की भी यात्रा किया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायत की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन पंचायत स्वशासित संस्थान की स्थापना की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 से 243 न के प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पांडु वंश। सिरपुर में पांडु वंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इनकी शादी हर्षगुप्त से हुई थी। हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनके याद में सिरपुर में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तमांग मठ। तमांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तमांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण 1680 से 81 ईस्वी में मेराक लामा लोंद्रे ग्यात्सो ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समर्थन मूल्य का निर्धारण। प्राथमिक विपणन समिति समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ। 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत व मूल्य आयोग कर दिया गया, जो कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विजय की यूनानी देवी। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं, जिसका अर्थ है नाइक का विजय की यूनानी देवी। नाइक एक अमेरिका की कंपनी है। नाइक का स्लोगन है जस्ट डू इट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा स्पीकर। विधानसभा स्पीकर सही सुमेलित नहीं है। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाला विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। स्पीकर समानतः लोकसभा अध्यक्ष के लिए आता है। अनुच्छेद
93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी 12। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय को मनोनयन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल उत्सव। डोल उत्सव को डोल जात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्यौहार जो बसंत के मौसम में शुरुआत का प्रतीक है, और यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का यह अंतिम त्यौहार है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बद्री नारायण को सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 तुमड़ी के शब्द नामक कविता संग्रह के लिए दिया गया है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है विक्ट्री सिटी। सलमान रश्दी के अन्य प्रमुख पुस्तक है जैसे द सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, हॉरर एंड द सी ऑफ स्टोरीज। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डी गुकेश। डी गुकेश आगे निकल गए। इस फिडे का रैंकिंग में विश्व के 8वें नंबर पर शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश पहुंच गए, जबकि विश्वनाथ आनंद 9वें स्थान पर। विश्व कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करने वाले आर प्रज्ञानंद 19वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलाम्बेनिल बलारिवान। इस विश्व कप में भारत का एक रजत पदक निश्चल के द्वारा जीता गया। 1907 में स्थापित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक गुटेनबर्ग हैं। 1490 के दशक में विंडशील्ड वाइपर का आविष्कार मैरी एंडरसन है 1905 में, और रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया है, और एस सैमुअल ने एकल तार टेलीग्राफी प्रणाली और मोर्स कोड का निर्माण किया था। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों के बेलित विकल्प को चुनें। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिदर इंडिया के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सही नहीं है, बिदर इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक, इंडिया एंड कम्युनिज्म के भीमराव अंबेडकर है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनका देहांत हुआ 80 वर्ष की उम्र में। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे, और शहीद होने वाले अंतिम नायक थे तात्या टोपे। बाबू वीर कुंवर परमार जाति के राजपूत थे। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, मुरली भरवा के। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, और यह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, खैरू मियाँ ने। खैरू मियाँ ने कांग्रेस कार्यालय के लिए पटना के दीघा में लगभग 20 एकड़ जमीन दान में दिया, जहां सदाकत आश्रम बना है। मौलाना मजहरुल हक के मित्र खैरू मियाँ ने दीघा के पास जमीन दान में दिए, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। बाद में यही बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बना। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। अगला है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल ने कही थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया गया था। नेक्स्ट है
एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। गति के नियमों की सबसे पहले व्याख्या सर आइजैक न्यूटन ने की थी, जो उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में है। और प्रथम नियम था कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, एवं जबकि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना हो, लगा ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु क्रमांक पे। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता है ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले। इसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो टोटल जो वर्ग हैं वो 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्केन का सूत्र होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होगा। CnH2n एल्कीन का सूत्र है, और CnH2n-2 अगर -2 रहता तो वो होगा एल्काइन का। नेक्स्ट है, संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। वे परमाणु जिनकी परमाणु भार या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता लाइम वाटर CaOH के होल्टॉइस को मिलाकर दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और शेष गैस 0.71 में है। वायुमंडल में आर्गन कितना है? तो 0.9 की मात्रा में है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बैगनी रंग का सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, और सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन का है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक, और B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो रेटिनॉल के नाम से। अगला प्रश्न है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों में, कपड़ों की छपाई में भी और आग बुझाने में भी एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिटकिरी बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा एवं तीसरा संयोजन अभिक्रिया है। 2 और 3, MgO + H2O बराबर MgOH के होल ट्वाइस, और 4Al + 3O2 2Al2O3 ये संयोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया है 2KClO3 2KCl + 3O2। विस्थापन अभिक्रिया होता है ZnFeSO4 ZnSO4 + Fe, और CuSO4 + Fe और FeSO4Cu विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 18। किसी तत्व में परमाणु द्रव्यमान 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 18, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, 35 - 18 बराबर 17। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या, तो 18 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या 17 हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट है, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा डी, पर्णपितक कैरोटीन।
गाजर, आम, दूध आदि का पीला रंग कैरोटीन पर्णपिता के कारण होता है और पौधे की पत्तियों एवं पौधे को हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, मिर्ची का तीखापन कैप्सिन के कारण, हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण और पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा में संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तांबा से बना हुआ है, क्योंकि 2Cu + O2 = 2CuO हो जाता है। हरी वस्तु कॉपर हाइड्राइड COH को होल्टॉइज और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण है। नेक्स्ट है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर परीक्षण के दौरान अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में दाढ़ी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा और इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधा। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी और इसका आंसर हो जाएगा सी, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 होता है। बेरियम के 56, नियॉन के 10, आयोडीन के 53। HIV का जीन होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, SSRNA। HIV का जीन SSRNA होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV SS का अर्थ होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, SSRNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? निम्न में से कौन से कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी सत्य है, क्योंकि CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। ये तीनों सही है, तो सभी सत्य है। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, समांगी मिश्रण। जल में नमक घोलने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जल में चीनी घोलने पर भी समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सकता है समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे शरबत, दूध, वायु, पीतल तथा स्टील। नेक्स्ट है, कोशिकाकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? और इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका गोलाकार सही है और पेशी कोशिका तर्करूपी, ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिका गोलाकार होता है और पेशी कोशिका तर्करूपी होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि √2 के पावर x बराबर 256 है तो x का मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। √2 के पावर x बराबर कितना दिया हुआ है? 256 दिया हुआ है। तो चलिए 2 के पावर x को हम लेके जा सकते हैं 256 के स्क्वायर में ले जा सकते हैं। रूट इधर है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, है ना। तो 256 2 के पावर 8 अगर लिखेंगे 256 होगा। अब 256 के स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे। जब इसे तोड़ेंगे तो 2 के पावर 8 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इधर क्या था? 2 के पावर x। ये दो बराबर है तो ये क्या हो जाता है? x बराबर 16 हो जाता है। x बराबर क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, 16। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 बराबर होगा। तो आइए सोल्व करते हैं, इस टर्म को सोल्व करते हैं। a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 बराबर लिख सकते हैं a के पावर स्क्वायर के होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस b के स्क्वायर के होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। और इसी को जब हम तोड़ेंगे तो आइए तोड़ते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। इतना हो गया हमारा
ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ने पर। अब A4 प्लस B4 इतना का मान दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, ये गुना में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना 0। आइए अगले टर्म लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा घट के 0 हो गया, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3 से लेके 100 माइनस 200 है बटा 100 गुना 99 गुना 1 तक है। अभी कितने के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं तो एक टर्म आएगा कि 100 माइनस 100, क्योंकि 1 2 3 से बढ़ते जा रहा है 200 तक है, तो 100 माइनस 100 आएगा, तो 100 माइनस 100 का हो जाएगा 0। और यहाँ सभी गुना के टर्म में, यानी संख्या जितना भी दिया हुआ है उसमें से अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा सी, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए अभीष्ट शेषफल क्या होगा, तो 64 बटा सीधे 13 करेंगे तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 12 शेषफल आएगा। क्या हो जाएगा 12 13 26 33 39 13 4 52 कट जाएगा और 12 शेषफल बच जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा डी 12। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 60% की हानि होती है, आरंभिक लाभ प्रतिशत था। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था। तब माना कि विक्रय मूल्य पहले कितना था 100 रुपया था, नया विक्रय मूल्य 60% कम होने पे 40 रुपया हो गया। अब क्रय मूल्य क्या होगा, तो 40 गुना 100 बटा 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की हानि हो रहा था, ये हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 400 बटा 9। तो लाभ कितना होगा 100 रुपया अगर विक्रय मूल्य रहता और हमारा क्रय मूल्य 400 बटा 9 है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 400 बटा 9 बटा 400 बटा 9 पे तो गुना 100 कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा कितना, तो 125%, यानी हमारा जो लाभ होता वो 125% के बराबर होता। तो आंसर होता डी। आंसर क्या होगा इसमें, आरंभिक लाभ प्रतिशत डी 125%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों को 33% अंकों की आवश्यकता थी, उससे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने थे, तो माना कि अधिकतम अंक कितने थे x थे। अब कह रहा है कि x गुना मतलब 33% और x गुना 33 बटा 100 बराबर कितना 125 तो लाया था अंक और कितने से फेल हुआ 40 हुआ, यानी इतना तो 33% होना चाहिए 125 प्लस 40, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ से x के मान सोल्व कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 500। एक और तरीका है कि 33% बराबर कितना हो जाएगा 125 प्लस 40 बराबर 165 नंबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 165 बटा 33 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो 5% की वृद्धि और 10% की कमी है, तो अभी प्रतिशत वाला एक डायरेक्ट होता है 5 माइनस 10 और माइनस 10 गुना 5 बटा 100। एक होता है ए और बी का अगर परसेंटेज में वृद्धि है तो ए प्लस ए बी बटा 100 होता है अगर दोनों में वृद्धि है तब, और एक निगेटिव है तो यहाँ पर जो निगेटिव है उसको निगेटिव रख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस तरह सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -5.5%, यानी कमी हो जाएगा 5.5% की। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। पी को भरने में कितना लगता है तो 12 मिनट और क्यू को भरने में लगता है 15 मिनट। दोनों की क्षमता 12-15 का हो जाएगा 60 LCM हो जाएगा कुल धारिता। इसका क्षमता 5 है, इसका क्षमता 4 है। 3 मिनट पी प्लस क्यू द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 3 गुना 5 प्लस 4 क्योंकि दोनों मिलके कर रहा है तो हो गया 27 यूनिट, यानी 27 अथी है जो धारिता कुल 60 है उसमें 27 किया जा चुका है 3 मिनट,
तब होगा 60 माइनस 27। अब कह रहा है कि क्यू द्वारा लगा समय, क्यू टंकी को भरने में कितना लगा, तो क्यू की क्षमता कितना 4 है, तो 60 माइनस 27/4 कर देंगे। जो हमारा निकल के आएगा वो 8.1/4 मिनट, वही हमारा क्यू के द्वारा भरने में लगा समय हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चली तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो माना कि दोनों रेलगाड़ियों के चाल क्रमशः कितना है, 6x और 7x है। तो 7x बराबर कह रहा है 364 बटा कितने, 4 घंटे लगे, तो 4 बराबर 91 लगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर घंटा। तो हम निकाल लेंगे पहली रेलगाड़ी की चाल कितना, 6 गुना 13 बराबर 78 किलोमीटर पर आवर। पहली रेलगाड़ी की पूछ रहा है तो 78 किलोमीटर पर घंटा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 3√8 है, x माइनस वाई बराबर √2 है, तो 8x वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तब अब आइए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3√8 है, x माइनस वाई बराबर √2। अब समीकरण 1 को वर्ग करते हैं, x प्लस वाई को वर्ग करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया का 9 और गुना 8 बराबर 72 हो जाएगा। 3 रूट का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और गुना 8 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए समीकरण दूसरा का भी वर्ग करते हैं तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा, दूसरा का निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई 2x बाई बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमारा है x माइनस वाई का √2, ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37, 2x बाई बराबर हो जाएगा 35, 8x बाई बराबर कितना हो जाएगा 140। अब आइए फार्मूला में जो लास्ट में दिया हुआ है 8x बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 140 गुना 37 बराबर 5180। हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा हो जाएगा 5180, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ा आराम से सोल्व कीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा डी 180। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसमें सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या होगी। माना कि बच्चों की आयु क्या हो सकता है, x होगा, एक का होगा x प्लस 3 होगा, एक का होगा x प्लस 6 होगा, एक का होगा x प्लस 9 होगा तथा x का होगा x प्लस 12 होगा। कितने बच्चे को, तो 5 बच्चे को। अब सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा आयु का योग कितना होगा 50 वर्ष होगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ से जब हम सभी को जोड़ेंगे प्लस कर देते हैं तो ये हमारा आएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 4, यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु हम क्या जोड़े थे x, वो आ जाएगा आंसर 4। तो सही जवाब हो जाएगा b। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर और a b c शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा मान सही होगा। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ये, तो इसे हम अगर तोड़ते हैं तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। जब इसी को आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो निकल कर लास्ट में आएगा ये तीनों बराबर होगा, a बराबर b बराबर c होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो माना कि धन पूर्णांक क्या है, x तथा y है, क्या है x तथा y है। पहला धन पूर्णांक क्या होगा 18 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 18x। दूसरा हो गया 21 से गुना किया, दूसरे को 21 से गुना किया यानी 21y हो गया। अब कह रहा है कि दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया यानी 18x प्लस 21y कर दिया गया। वो जो हमारा निकल के आया क्या हो जाएगा, तो 3 कॉमन अगर हम लेते हैं 6x प्लस 7y हुआ। अब देखिए कि 2007 से 3 विभाज्य है जो कि प्राप्ति होगा। जो 3x प्लस 7y है ना, तो 2007 इसमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से 3 से विभाज्य हो रहा है क्योंकि ये 3 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2007, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। माना कि दो संख्या x प्लस वाई दिया हुआ है
अब कह रहा है x गुना बाई क्या है 45 है और x माइनस बाई कितना है तो 4 है। तो x प्लस बाई उन संख्याओं के वर्गों का योग है। x प्लस बाई के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस बाई के होल स्क्वायर प्लस 4x बाई। अगर आप मान रख दीजिएगा तो x प्लस बाई का जो मान निकल कर हमारा आ जाएगा x प्लस बाई का वो निकल के आ जाएगा कितना तो 14 आ जाएगा। अब x और y का मान निकालिएगा तो जो हमारा संख्याओं का योग निकल के आएगा वो हो जाएगा 106। आंसर हो जाएगा डी 106 सही हो जाएगा। संख्याओं के वर्गों का योग 106 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड 36 सेकंड 54 सेकंड के बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10, 15, 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार ये तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी, यानी 10:15 बजे बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी। तो इन तीनों को सबसे पहले तो आप लसा ले लीजिए। लसा निकल कर जो हमारा आएगा वो 216 आएगा, यानी 216 सेकेंड, यानी 3 मिनट 36 सेकेंड बाद ये बदलेगा। 15 में दिया हुआ है, 15 3 18 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 8 दिनों में। अब इस तीनों के अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 24 हो जाएगा। इसका 3 कार्यवर्ग है, इसका 2 है और इसका 3 क्षमता है। 3 3 6 2 8 क्षमता है, यानी हमारा अगर टोटल जोड़ते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा जो क्षमता आ जाएगा कितना 3 2 5 और 5 3 8, यानी हमारा क्षमता जो हो जाएगा 8 इकाई पर दिन हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 4 इकाई पर दिन हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेगा, टोटल 24 है और 4 से हम भागा दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 मरतबे कर जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 6 दिन में। कितने दिन में पूरा करेगा 6 दिन में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 6 दिन में। अगला है एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या पाई बराबर 22/7 बनाकर कितने सेंटीमीटर होगा। तो माना कि वर्ग का भुजा कितना है ए है, ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ 81, तो ए बराबर कितना दे हो गया 9 हो गया 9 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना होगा 9 गुना 4 यानी 36 सेंटीमीटर। पुनः अर्धवृत्त के परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप, तो अर्धवृत्त के पाई आर प्लस 2r बराबर कितना 36। तो r कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 बराबर 36, r कॉमन ले पाई का मान 22/7 और प्लस 2 बराबर 36। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा निकल के r बराबर जो आएगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितना घन मीटर होगा। तो अभिष्ट आयतन बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुना 10,000 गुना 5/100 घन मीटर, यानी इक्वल टू 750 घन मीटर। आंसर हो जाएगा घन मीटर में पूछा तो आंसर हो जाएगा बी। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के स्थान पर 82 तथा 13 लिख दी गई है। तदनुसार सही औसत क्या होगा। तब मूल 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50 गुना 30 यानी 1500 हो जाएगा। अब सही औसत क्या हो जाएगा 1500 प्लस 28 प्लस 31 माइनस क्या हो जाएगा जो 82 गलती से लिखा है 82 माइनस 13 बटा कितना हो जाएगा 50। हमारा जो निकल कर आएगा वो 1464 बटा 50 बराबर 2928। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2928। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी। आरंभ में चीनी का कीमत कितना था 10 था, अब वर्तमान में 9 हो गया। खपत 9 था, वर्तमान में 10 है, यानी कितने का तो वो है 1 केजी का। तो 1 बराबर कितना 1 केजी हो गया, तो 9 बराबर 9 केजी, तो 270 बटा 9 बराबर 30 रुपये पर केजी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कृष्णा ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद ली। बाद में कृष्ण ने दोनों को मिला दिया और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। तदनुसार कृष्ण को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई।
तो माना कि कृष्ण ने कितने वस्तुएं खरीदी, x वस्तुएं खरीदी। कृष्ण की कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 10x प्लस 14x हुआ, यानी कितना हुआ, 24x रुपया हुआ। कृष्ण का विक्रय मूल्य कितना है, 2x गुना 13 बराबर 26x है। लाभ कितना हुआ, तो 2x का 2x बटा कितना, 24x गुना 100। तो जो हमारा आंसर जो आ गया वो हो गया 100 बटा 12 बराबर 8.1/3%, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये प्रश्न कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं। माना की राशि 100 रुपया है, माना कि वो राशि क्या है, 100 रुपया है। ब्याज दर कितना है, R% है। तो प्रश्न में क्या करें, x बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, x गुना 5 गुना R बटा 100। तो यहाँ से हमारा R जो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 10,000 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो दर बराबर क्या होता है, दर के स्क्वायर बराबर अंतर गुना 100 के स्क्वायर बटा राशि। जब इसे रख देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 25 गुना 100 के स्क्वायर बटा 10,000, तो जो आएगा 25। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, √25 बराबर 5, यानी आंसर हो जाएगा ए, 5%। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है। तो माना की दूरी कितना है, x किलोमीटर है। प्रश्न से कह रहा है 16 बटा 60 बराबर x बटा 5 माइनस x बटा 3, 5 ना x बटा 5 बटा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2 होगा, तो x बटा 5 बटा 2 माइनस x बटा 3। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा x के मान आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, x से 2x हो जाता है 4 वर्षों में, तो अपनी 4 गुनी 2x से 4x कितना हो जाएगा, अगला 4 वर्ष में। आंसर हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है, उत्तर और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। दक्षिण और पूरब की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितना दूर है, शुरुआती स्थान से ये क्या होगा, ये दूरी हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो ये जो हमारा निकल कर आता है 5 किलोमीटर, क्योंकि √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर √ कितना होगा, 25 बराबर 5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो जा रही है। बताए कि यह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो 1 घंटा विलंब होने के लिए क्या, पहले तो 60 मिनट होती है, उसमें 3 मिनट ऑलरेडी क्या है कि विलंब से चल रहा है, यानी 57 मिनट और विलंब होना है, यानी कितना 3420 सेकेंड जो हमारा है वो विलंब होना है। 3 सेकेंड विलंब होती है कितना, 1 मिनट में। 1 सेकेंड विलंब होंगे 1/3, इसलिए कितना कह रहा है कि हमें होना है 3420 सेकेंड। तो 1/3 गुना 3420 सेकेंड, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1140 मिनट। जब इसे हल कीजिएगा तो 1140 मिनट आ जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि जनवरी 2007 का सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 का कौन सा दिन होगा। चूँकि अगला वर्ष अर्थात 2008 लीप वर्ष है, परंतु फरवरी से पहले का दिन प्रश्न से पूछा गया है, अतः मात्र 1 दिन बढ़ जाएगा, अर्थात सोमवार जो था उसके बाद +1 यानी मंगलवार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अगर लीप ईयर के बाद पूछता 2008 में मार्च अप्रैल में पूछता तब ये मंगलवार से बुधवार हो सकता है, क्योंकि उसमें लीप वर्ष भी जुटता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। 112, 114, 120, 124, 132, 142, 154। तो 112 से 114 जो गया है +2 में गया है, 114 से 120 गया है
अगर हम +4 करते तो 118 आता, क्योंकि 118 से +6 करेंगे तो 124 आएगा, 124 से +8 करेंगे तो 132, 132 से 10 करेंगे 142, यानी +2 का बढ़ता रहा है। यहाँ जो 120 किया है लिखा है, वहाँ पे +4 114 से नहीं +6 कर दिया है, जबकि +4 ही होना चाहिए, 118 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। एक पद गलत है, वो है बी। नेक्स्ट है, डिक्शनरी को इस तरह लिखा जाए तो ऑर्डिनरी को कैसा लिखा जाएगा। तो किस तरह लिखा हुआ है, डी का 1 लिखा हुआ है, आई का 2 लिखा हुआ है, इस तरह सभी अक्षर को लिखा गया है। उसी तरह ओ को कितना लिखा गया है, ओ को लिखा गया है 5, तो शुरुआत जो होगा वो 5 से होगा। आर के 8 लिखा गया है, डी के 1 लिखा गया है। इस तरह अगर हम देखें तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, डिसाइड। डिसाइड दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगला है, अक्षरों को निम्न श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। चलिए आइए देखते हैं। जेड से बाई किया है, -1 किया है, और एक्स से क्या किया है, भी किया है, -2 किया है। उसी तरह बाई से क्या किया है, डब्लू किया है, बाई से डब्लू किया है, -2 किया है, और भी से क्या किया है, एस किया है, -3 किया है। यानी एक एक बढ़ा रहा है। अगर शुरू में ए -1 -2 है तो उसमें -2 -3 है। अगला में जो होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो -3 और -4 होगा, और इसके बाद जो टर्म आता है इस पे होता -4 और -5 होता। तो हमारा -3 डब्लू से अगर हम -3 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा टी, और एस से -4 करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो होगा ओ। तो हमारा टी ओ किस में आंसर है, आंसर हो जाएगा ए चॉइस। नेक्स्ट है, पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्लू। आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो पी से जो हमारा एस गया, पी से एस है +3 है, ओ से आर गया ये भी +3 है, क्यू से भी +3 गया। यानी इसमें सब टर्म जो है ये तीनों इससे +3 में गया, इससे तीनों +3 में गया है, तो इससे भी हमारा जो होगा +3 ही निकलेगा। तो भी से +3 होगा कौची, बाई, यू से +3 एक्स होगा, और डब्लू से +3 क्या होगा, जेड होगा। तो हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, बाई एक्स जेड, क्या बाई एक्स जेड, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि टंगस्टन का फिलामेंट में वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का खाली स्थान से है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, किससे, आभूषण से है। अगले प्रश्न पे है, फिगर वाला है, जो काफ़ी इजी प्रश्न होता है। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। 110 का आंसर सी होगा, क्योंकि जिस प्रकार आकृति 1 का 2 भागों को जोड़कर वृत्त बनाया गया, उसी आकृति में 3 के 2 भागों को जोड़कर वर्ग बनाया गया है। नेक्स्ट है, आकृति वाले प्रश्न है, इसमें कौन सा जगह पे आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का जो प्रश्न आकृति में रहेगा वही होगा। 1 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 2 2 3 होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चलते हैं, क्या होगा कि नीचे दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये देखना है। तो आइए देखते हैं। 3 गुना 4, 3 गुना अगर हम 4 करते हैं, 3 गुना 4, अब प्लस क्या करते हैं 5 गुना 5, यानी ये दोनों को एक साथ गुना और ये दोनों का एक साथ गुना। तो हमारा 4 तिया 12, 5 25, 12 प्लस 25 कितना हुआ 37। उसी तरह 4 4 16 प्लस 7 5 35 कितना हो जाएगा 51। ये बिल्कुल सही है। 3 तिया 9 होगा, 6 5 30 होगा, यानी 39 आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कब, समय, तो कहाँ, जगह डिसाइड करेगा। कब क्या बताता है, समय बताता है, तो कहाँ माने जगह, तो आंसर हो जाएगा सी। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, बुआ होगा। ब्लड रिलेशन का पीछे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बुआ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 15 से 160 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है। 17 से विभाज्य है, कब से, 15 से 160 के, यानी 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, जिनमें से 4 भी विभाज्य है। 17 से ये तो विभाज्य हो गया, लेकिन 4 से नहीं है। तो 4 से विभाज्य वाला में कौन कौन है, 68 विभाज्य हो रहा है, 136 हो रहा है,
102 नहीं हो रहा है, 153 नहीं हो रहा है और कोई भी 85 भी नहीं हो रहा। तो आंसर जो 15 160 के मध्य 7 संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है। तो हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा सी। 1 6 6 11 11 16 के बाद क्या आएगा? 1 से 6 गया है +6 है, यहाँ पे +0 है। 6 से 11 है +5 है, सॉरी 1 से 6 +5 हो गया। हमारा जो गया है 1 से 6 +5, 6 से 6 +0, 6 से 11 +5, 11 से 11 0, 11 से +5 16, 16 से क्या हो जाएगा 0 यानी 1 तो 16 आ जाएगा। 16 + 5 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 21। तो यानी 16 और 21 आंसर आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्या और जिनमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 अंक हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेगी? 1 से 50 के बीच संख्याएं कितना होगी? 2 से 49 तक अर्थात 48 संख्या होगा। 5 एक अंक वाली तथा 5 से भाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाएगा? 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 हो जाएगा। तो 9 संख्या हैं तो 48 में से 9 घटा देंगे, हमारे पास कितना बच के आएगा? वो बच के आएगा 39। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, DQ PVE CROWD INVRF उसके बाद क्या होगा? तो आप देख लीजिए कि किस तरह है कि D से -1 गया है। कितना गया है? D से हमारा जो सब बन रहा है हो रहा है D से -1 गया है और Q से क्या गया है? +1 गया है। Q से +1 गया है। इसी तरफ माइनस प्लस के सीरीज में है। I से -1 जाएगा तो हमारा निकल के जो आएगा वो H आएगा और N से जो हमारा +1 होगा वो O होगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए हाउस। नेक्स्ट है, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपया खर्च करना निश्चित किया। इनमें से 4 मित्रों को न आने का कारण प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, माना X मित्र पिकनिक पे गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 768 बटा x + 4 + 16 बराबर 768 बटा x हो जाएगा। अब उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 768 बटा x माइनस 768 बटा x + 4 बराबर 16। सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा x का मान वो हो जाएगा 12। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक बस पुरुषों तथा उसकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती है। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे? तो माना कि प्रारंभ में 2x पुरुष थे और x महिला सवार हुए थे। तो 2x - 10 बराबर x + 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। अतः प्रारंभ में दिल्ली से कुल यात्री बस में सवार कितना हुए? तो 2x + x बराबर 3x और x का मान कितना है 15। तो हो जाएगा 45। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला है, कैंची क्या करता है? तो वो कपड़ा को काटता है। उसी प्रकार उस तरह क्या करता है? वो दाढ़ी काटने में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। A B C D E और ये 5 नदियाँ हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है। C सबसे लंबी है। D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस तरह का सीरीज बनेगा, आप देख लीजिएगा बनाकर। और सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई। सबसे छोटी हो जाएगा नदी ई। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्र से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्या शब्द को? विषम शब्द को चुनना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? विषम शब्द। तो विषम शब्द हो जाएगा डी। उपवन जो है वो विषम शब्द है। उपवन एक बाग बगीचा का नाम है, जबकि अन्य सभी जगह पर कुछ न कुछ रखा जाता है, जैसे गैराज में गाड़ी रखने का जगह, विमानशाला जहाँ विमान रखा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यह आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, 15 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इसे ध्यान भी रख सकते हैं। इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या होती है? होती है 15। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का, कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा का मामा तथा मेरा मामा परस्पर भाई है और मेरे कोई बहन नहीं है। तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माँ का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से निम्न आकृति का चयन कीजिए। भिन्न आकृति का चयन कीजिए 4 आकृतियों में से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अन्य सभी में वृत्त के पहले क्या है, इस तरह का, इस प्रकार 4 खंड में बांटा गया, फिर चारों खंड को फिर से 2 बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें तो आंसर हो जाएगा हमारा जो वो है डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो चलिए क्या हो सकता है कि दोनों पासों में 3 तथा 5 कॉमन है। क्या है, 3 तथा 5 कॉमन है, तो हमारा जो हो जाएगा वो 4 तथा 1 है, अंक अलग है, तो जो 4 और 1 के ये विपरीत होता है जब 2 हमारे कॉमन हो। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4 के विपरीत हो जाएगा 1। 2 कार एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है, उनमें से एक 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से उत्तर दिशा में, दूसरी 15 किलोमीटर पर आवर की गति से पूर्व दिशा में जाती है। तदनुसार दोनों घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी किलोमीटर हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर, क्योंकि माना कार 2 घंटों में चली गई, दूरी कितना होगा, 2 गुना 20 40 किलोमीटर, और दूसरी कार द्वारा 2 घंटों में चली गई, कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 15 बराबर 30 किलोमीटर। तो 2 घंटों बाद दोनों कारों के बीच कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी 1600 प्लस 900 के अंडर रूट में करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2500 अंडर रूट में, यानी 50 किलोमीटर। आंसर सी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 में से 3 एक दृष्टि से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, निम्नलिखित में कौन उस समूह से पृथक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी, 1996, क्योंकि 1996 एक लीप वर्ष है, जबकि अन्य सभी जो है वो साधारण वर्ष है। एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब वह क्या करता है कि दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। ये दूरी पर कितना है, ये 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो हमारा जो ये हो जाएगा वो 13 किलोमीटर। आंसर ए हो जाएगा। अगला है 12, 18, 30, 6, इस तरह का एक सीरीज है। आइए किस तरह देखते हैं कि ऊपर की संख्या नीचों की संख्याओं का जो हमारा है वो गुणज है। जिस प्रकार जैसे 12, 18, 30 सभी 6 के गुणज है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पचे 30, 8 दूनी 16, कितना है, 8 चौ 32, 8 पचे 40 है। उसी तरह अगर हम कितने हैं, 36, 18, 27 कितने के गुणज है, 9 के है, क्योंकि 6 का भी गुणज 27 नहीं है, 12 के गुणज 27 नहीं है, 18 गुणज नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा 9, सिर्फ 9 का है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ई होगा। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए वेन आरेख के आधार पर प्रश्नों को सही विकल्प में चुनिए। क्या क्या हो सकता है। 136 से लेकर 138 तक के प्रश्न हैं। करा कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कितने, 27 हमारा ये सही जवाब। कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 25। कितने खिलाड़ी हैं, ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर है, ना ये है नहीं है, तो हो जाएगा 25। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने जो खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 22। क्या हो जाएगा, 22, ये सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे, यदि m गुना n का तात्पर्य m पुत्री है, इसी तरह एक दिया हुआ रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा सी, सास। नेक्स्ट खाली स्थान है, उसके बाद एक सीरीज़ दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखना है कि किस किस से बना हुआ है। अगर हम इसे जोड़ते हैं, इसको इससे नहीं, यहाँ पर जो भी अक्षर होगा इससे करते हैं। अगर ये कोई होगा तो इससे करते हैं, और ये वाला अक्षर को हम इससे करते हैं। किससे करते हैं, टी वाला से करते हैं। ये क्या क्या है, पी से जो हमारा है वो टी गया है +4, PQRST +4 है। एस से भी ये +4 में गया है, वी से भी +4 गया है, VWXYZ है, वाई से भी +4 गया है। इस तरह +4 का ही है। सेम अगर हम इसे जोड़ते हैं, इसे देखते हैं, तो ये गया है इससे +4, तो हमारा यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो भी होगा इससे, यहाँ पर जो अक्षर है इससे होगा +4 होगा। तो ई से -4 अगर करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा
आंसर जो आ जाएगा वो बी। ए से +4 करेंगे तो ई निकल के आएगा, डी को +4 करेंगे तो एच निकल कर आ जाएगा। इसी तरह हमारा ये टर्म आ जाएगा, इससे +4 करें तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है CFL EIK GL JIOI, उसके बाद क्या होगा, तो हमारा जो आंसर होगा किस तरह है, C से E गया है +2, F से I गया है +3 और L से क्या गया है, K गया है -1, यानी शुरुआत +2 से फिर +3 से एक -1 से, ये तीनों में सभी सीरीज में यही चल रहा है। तो इसका जो होगा +2 होगा, इसका +3 होगा और इससे -1 होगा, तो निकल के आएगा KRH। आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 15वां और दाएं से 7वां जोड़ के बाएं से 22वां हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ई अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आयु में बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ई हो जाएगा। ये निकल कर जो हमारा हो जाएगा ई डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ये सीरीज बनेगा, आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ई का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 372 124, उसके बाद क्या क्या होगा। 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, 372 से अगर 1/3 कर दें 124 आ जाएगा। उसी तरह अगर इन दोनों को 624 और 208 में 1/3 करते हैं तो हमारा ये निकल कर आ जाता है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक पिता ने कहा अपने पुत्र से, मैं तुम्हारी आधी उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर पिता की उम्र अभी 36 साल है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले क्या थे। तब पुत्र की वर्तमान आयु 36/2 = 18 साल, अतः 5 साल पहले पुत्र की उम्र होगा 18 - 5 = 13 साल। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, राम शीतल के पुत्र वधु है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। आंसर हो जाएगा डी, भांजा। इसमें ब्लड रिलेशन के काफ़ी प्रश्न हैं, 4 हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी, भांजा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसमें लुप्त संख्या कौन सा हो जाएगा। तो 9 × 4 × 7, अगर इसे हम गुना कर देते हैं तो हमारा निकल कर 252 आता है। 5 × 7 × 8 करते हैं 280 आता है। तो 7 गुना कितना हम करें, अगर हम 6 करते हैं 7 × 42, अब 42 × 3 करते हैं, 42 × 3 करते हैं तो 6 × 4 = 12, 126 आता है। आंसर हो जाएगा 126, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 148 नंबर का, देखना है कि सीरीज में कौन सा आ सकता है खाली स्थानों पे। तो 3 के स्क्वायर अगर हम करते हैं, 3 के स्क्वायर कितना 9 और 2 के स्क्वायर करते हैं प्लस जोड़ देते हैं, यानी 3 तिया का 9 + 2 दूनी 4, तो नहीं आ रहा है। अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 27 8 35, यानी क्यूब करने पे आ रहा है, स्क्वायर के पे नहीं। 1 के क्यूब 5 के क्यूब यानी 1 + 125 126 आ रहा है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब, तो ये हो गया 27 प्लस ये क्या हो गया 64, यानी 91। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 लोग दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। बाई एक्स के बाईं ओर है, बाई जेड के दाईं ओर बैठा हुआ है, भी एक्स के दाईं ओर, तो क्या इसमें बीच में कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये इस तरह के बैठेगा, अगर बाई है यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा और यहाँ पर जेड हो जाएगा। इस तरह के सीरीज में बैठा हुआ, तो बीच में बैठा हुआ है वो हो जाएगा ए बाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। ये आकृति हमें पूरा कर रहा है। कौन सा आकृति, ये आकृति, तो आंसर हो जाएगा डी। ये था बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म बुक के टेस्ट सीरीज नंबर 17। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।